नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ नैना शांडिलिया। मिडिल ईस्ट की जंग में जुबानी ब्रेक भले ही लगाने की बात चली हो, लेकिन हथियारों और हमले में कोई पीछे नहीं है। वहीं देश की अगर बात करें तो विपक्ष भी सरकार पर हमले करने से नहीं चूक रहा है। देश में चंद राज्यों के विधानसभा चुनाव का माहौल विपक्ष को नई ताकत दे रहा है और यही कारण है कि वो सरकार को उसकी नीतियों पर लगातार घेरने में जुटा हुआ है। सोशल मीडिया पर पेट्रोल, गैस और तमाम दूसरे मामलों को लेकर तथ्य कम अफवाहें ज्यादा पसर रही है, जिसे कंट्रोल करने में सरकार जुटी हुई है। वो लगातार बयानों और एक्शन से ये साबित कर रही है कि जिस तरह की तस्वीर पेश की जा रही है वो हकीकत से कहीं जुदा है। फिर चाहे वो एलपीजी सिलेंडर्स का मामला हो या फिर पेट्रोल और डीजल का मामला हो या फिर लॉकडाउन लगाने जैसा मामला, इन सभी मुद्दों पर सरकार की तरफ से आए बयान बताते हैं कि दुनिया या फिर मिडिल ईस्ट की जंग की आड़ में दुष्प्रचार किया जा रहा है। वहीं सरकार एक्शन के जरिए ये बताने में जुटी है कि देश और लोगों का हित सर्वोपरि है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा हम अपने मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कुछ बयान। देखिए, पहले विषय, जब भी ऐसे दुनिया में संकट आता है और उसका प्रभाव भारत के ऊपर पड़ेगा, इससे पहले कोविड हो या हम हो, जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी तुरंत इसको रिस्पॉन्ड करते हैं, जिससे जनता के ऊपर बोझ ना लगे और जनता के ऊपर ये कष्ट भी ना हो, किल्लत ना हो पेट्रोल और डीजल का और एलपीजी का भी। इस कारण अभी क्योंकि विदेश में मार्केट में दाम बढ़ रही है क्रूड का, उसके कारण पेट्रोल और डीजल का, एटीएफ का, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये चाहा कि कंज्यूमर का प्राइस बढ़ना नहीं है। उसके कारण हम निर्णय लिए हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को सपोर्ट दें और जिससे वो ज्यादा दाम में खरीदने वाली चीजों को सरकार उनको मदद करेगी, मगर जनता के ऊपर रेट बढ़ाना नहीं होना चाहिए। जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का दाम प्रति बैरल कम हुआ था तो आपने रिड्यूस नहीं किया था, और आज जब बढ़ रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने किया। सरकार ने वक्तव्य दिया कि वे सारे जो पैसे जो तय होते हैं या प्राइस जो तय होते हैं इंटरनेशनल मार्केट के अनुसार, उनके अनुसार होता है। तो फिर अभी मोदी जी कंट्रोल कैसे कर रहे हैं? तो दोनों बातें तो सरकारी कर रही है। मेरा ये मानना, आज भी ये मेरा मानना है कि आप जो हालात है और हमने जो वैकल्पिक स्रोत नहीं ढूंढा है, उसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि प्रति बैरल 156 160 तक चला जा रहा है। तो ये अब कब तक हम ये करेंगे? और हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी भी नहीं है, हमारे पास कोई विकल्प भी नहीं है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज से सारी चीज हम आज भी इंपोर्ट करते हैं, तो डिपेंडेंसी मेरी बढ़ी हुई है। हम आत्मनिर्भर नहीं है, हम दूसरे पे निर्भर है। We welcome the decision of the Government of India to cut down the central excise tax on the petroleum products, and now with this decision of the Government of India, the petrol and diesel prices have come down, and they are now 10 rupees lesser than earlier being sold in the outlets. This is a Sri Ramnavami gift by Sri Narendra Modi ji to the people of India. In Telangana also, we request the state government to reduce the VAT so that the prices will come further down. You see, I understand that this sharp cut of 10 rupees is primarily being done to offset the under recoveries that the OMCs, oil marketing companies, are actually suffering because of the West Asia and the Middle East situation. I don't see it actually transferring on ground to the consumers, because the very intent of slashing it by 10 rupees per litre is to aid and support the OMCs to be able to undertake their activities without having to spike their cost of production because of the under recoveries. I think beyond it, I don't really see any further changes taking place in it, but we have to see. It's just a developing story. सरकार झूठा बोल रही है। सरकार ने जनता को बताना चाहिए कि थोड़ा गैस का प्रॉब्लम है,
ये क्रूड ऑयल का प्रॉब्लम है ये न बताते हुए ये सब अच्छा चला है, सब अच्छा चला है, तो सरकार झूठ बोल रही है। अभी लोगों के दिलो दिमाग में बराबर आ रही है। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंश वत्स कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजलक्ष्मी जोशी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अर्थशास्त्री अश्वनी राणा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी खास मेहमानों का न्यूज इंडिया पर बहुत स्वागत है। और देश भर में पेट्रोल डीजल को लेकर हाहाकार मचा हुआ है और इसी को लेकर आज हम इस चर्चा में आगे बढ़ेंगे। और सबसे पहले शुभेंदु शेखर जी, हम आप ही से चर्चा की शुरुआत करेंगे, क्योंकि एक तरफ तो सरकार दावा कर रही है कि देश में पेट्रोल और डीजल की कोई भी कमी नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ ये हाहाकार क्यों मच रहा है? अब ये तो बड़ा दुष्प्रचार किया जा रहा है और विपक्ष इस समय अपनी मानसिक विकलांगता की स्थिति में है। मैं इसलिए कह रहा हूं, सबसे पहले जैसे थोड़ी बहुत किल्लत चालू हुई और इंटरनेशनल मार्केट में जब दूसरे कंट्रीज के अंदर स्थितियां खराब होने लगी तो कांग्रेस के विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कही कि दिल्ली में और भारत में सब जगह पर बड़ा क्राइसिस आने वाला है। और ऐसा करने से उसके बाद अखिलेश यादव और उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी ने बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी, जिसके से क्या हुआ कि लोगों का जो पैनिक बाइंग चालू हो गई। मींस जो एक 50 लाख सिलेंडर की रिक्वायरमेंट यदि होती होगी वो बढ़ के अचानक 70 लाख हो गई। लोगों ने स्टोर करना चालू किया। ये हर कंट्री में और एक जनता की ये स्थिति रहती है कि यदि उसको लगे कि आगे आने वाले में दिक्कत है तो लोगों को लगता है कि मैं अपने पास थोड़ा एडिशनल रख लूं। तो सबसे पहले तो स्थिति खराब करने का काम विपक्ष ने किया और अभी कोई भी सिलेंडर हम 20 दिन 22 दिन की बुकिंग पर, जिस दिन 22 दिन की बुकिंग पे हो रहा है 25 दिन की बुकिंग पे हो रहा है कहीं पे, और कहीं पे किसी स्टेट में 22 दिन की बुकिंग है और हर दिन उनको सिलेंडर दिया जा रहा है। कोई भी डिले नहीं है, सिलेंडर लाइन नहीं है। हाँ, दिक्कत कहाँ है मैं ये भी बता रहा हूँ। कुछ लोग लाइन पे लगे अपने आप ही। लोगों ने अभी उत्तर प्रदेश में कम से कम 5 लोकेशन पर आम आदमी की कांग्रेस और सपा के लोगों के पास 100 200 300 सिलेंडर निकले, उन पर एक्शन लिया जा रहा है। कल दिल्ली में भी 186 सिलेंडर परसों किसी के घर से निकले हैं, वो भी राजनीतिक पार्टी के अंग है हमारे विपक्ष का। तो मेरा ऐसा मानना है कि सबसे पहले अफवाहों से दूर रहें। खूब पेट्रोल, खूब डीजल, खूब एलपीजी है और ये लोग जो आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं विपक्ष वाले कि चुनाव में ऐसी स्थिति खराब हो जाए, एक भगदड़ मच जाए, लोगों को क्राइसिस हो जाए, इसको करने का काम जो विपक्ष कर रहा है वो देश में मोदी जी का विरोध करते करते आप देश का विरोध, भारत का विरोध ना करें। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आज 13 रुपए से पेट्रोल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपए से कम करके 3 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है, जिससे कि और इसी तरीके से 10 रुपए की पूरी ड्यूटी समाप्त कर दी गई है डीजल के ऊपर, जिससे कि जो प्राइस बढ़ना था तो लोगों को सेम प्राइस मिल सके, ये किया गया है। 70 रुपए पर जो डॉलर का प्रति बैरल का प्राइस था वो 122 हो गया है। आपकी जानकारी के दक्षिण पूर्व एशिया में जो 30 से 50% इंक्रीजमेंट हुआ, अमेरिका, उत्तर अमेरिका में 30% प्राइस बढ़े हैं, ये सब पेट्रोलियम के। यूरोप में 20%, अफ्रीका में लगभग 50% बढ़ गया। आप देखिए, मैं दूसरे उन देशों का नाम ले रहा हूं जो फेमस देश हैं, जो बड़े विकसित देश हैं, पर भारत में ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। दूसरी बात, डीजल के ऊपर 21 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर और एटीएफ के ऊपर 29 रुपए 50 पैसे पर लीटर के ऊपर निर्यात शुल्क लगाया गया है। मींस यहां से बाहर ना जा सके, जिससे कि भारत की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके। सरकार सजग है, अच्छी तरीके से सजग है ना। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं, जो जनता आपका चैनल सुन रही है, जो दर्शक आपके इस चैनल को देख रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं, अफवाह में ना आए। विपक्ष के लोग इस चुनाव के माहौल में आपदा में अवसर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है जब इतनी बड़ी लड़ाइयां होंगी तो कहीं ना कहीं हो, जहां आपको ऑटोमेटिकली घर पे मिल जाता था तो 2 दिन बाद मिलेगा। जिस तरीके से भारत की जनता ने
जब कोविड आया था बड़ी शांति के साथ समय निकाला था। मेरा अनुरोध है कांग्रेस और हमारे विपक्ष की पार्टियों से कि इस समय पर आप आपदा में अवसर को ना धूलें, अफवाह ना फैलाएं। और फिर से कह रहा हूं, खूब संख्या में, बहुत संख्या में मिनिस्टर भी कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी यही कह रहे हैं, पुरी साहब का भी स्टेटमेंट यही आया है कि कुछ भी कमी नहीं है। और कल से कोटा भी बढ़ाया गया है, जो कमर्शियल उसका था होटल्स के लिए, और जहां कमर्शियल यूसेज का था 19 किलो वाले सिलेंडर्स का, उसको 50% कर दिया गया है। तो जो पहले 20% था, मेरे को लगता है कि अब ये चीजें और 1-2 दिन के अंदर नॉर्मलाइज हो जाएंगी। फिर से कहता हूं, अभी भी केवल जहाज भारत के आ रहे हैं। ईरान ने साफ साफ कहा है भारत हमारा मित्र है। पहले यही कांग्रेस के लोग चिल्ला रहे थे कि भैया ईरान ने रोक दिया, अब क्या करोगे, क्यों नहीं ऐसा कर रहे हो। और उन्होंने कहा नहीं, भारत हमारा देश है और भारत के कई जहाज लगातार आ रहे हैं। अब कांग्रेस किस मुंह से ये जवाब देगा, मेरे को नहीं लगता। उनको अब सीधा से सीधा एक ही चीज कहना चाहिए, भारत की जनता के साथ खड़ा होना चाहिए। इस समय पर वो कोई भी कंफ्यूजन ना डेवलप करें। ठीक है शुभेंदु जी, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं, इनका भी रुख कर लेते हैं। और अंशु वत्स जी, हम आपसे अब जानना चाहेंगे कि अब सुन लिए आपने भी कि शुभेंदु जी ने जिस तरह से कहा कि विपक्ष की तरफ से लगातार अफवाह फैलाने का काम किया जा रहा है और खासतौर पर विपक्ष आपदा में अवसर ढूंढने का काम कर रहा है, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो मोदी जी का न्यू इंडिया जिसकी ये बात करते हैं ना, उस न्यू इंडिया में कभी आपको नोट बदलवाने के लिए लाइनें लगवानी पड़ती हैं, कभी आपको ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लाइनें लगवानी पड़ती है, कभी आपको जो है यहाँ पे राशन पाने के लिए लाइनें लगवानी पड़ती है, कभी आपको गैस सिलेंडर के लिए लाइनें लगवानी पड़ती है, कभी आपको पानी के लिए लंबी लंबी कतारें लगवानी पड़ती है, कभी आपको पेट्रोल डीजल के लिए लाइनें लगवानी पड़ती है। तो यानी यहाँ पे जो है सिर्फ लाइन लगाओ योजना जो मोदी जी की चल रही है पिछले 12 साल में, ये हम लोग देख रहे हैं। आप यहाँ पे कह रहे हैं कि हम लोग जो अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं, आप लेकिन आपकी कटनी और करनी दोनों में तो अंतर हम लोग देख रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश में सरकार ने क्या किया है कि मध्य प्रदेश में जो बिजली की जो दरें है उसको 4.80% जो आपने बढ़ाने का काम कर दिया है। यानी आपने महंगाई वैसी लोगों पे चल रही है, उस पर आपने और बिजली की मार जो है महंगाई की डालने का काम कर दिया है। तेल पे बोलो अंश, तेल पे बोलो, कहां पे बिजली पे जा रहे हो? ठीक है सर, हम आएंगे आपके पास। आप बीच में क्यों बोल सर, रहे हैं? हम आएंगे आपके पास, इनको बोल लेने दीजिए। अंशु जी, तो वहां पे वैसी लोगों के ऊपर महंगाई, आपने और महंगाई डालने का काम कर दिया है। आपने बिहार में क्या किया? आपने बिहार में किया है कि शाम को 5 बजे से रात को 11 बजे तक एसी, फ्रिज, सब चीजों पे आपने जो है दाम बढ़ाने का काम कर दिया कि उस समय पे जो बिजली है वो महंगी रहेगी लोगों के लिए। तो आपकी कटनियों करनी में अंतर है। आप लोग वैसी महंगाई की मार लोगों को झेल रहे हैं। आपने घरेलू सिलेंडर पे 60 रुपया और कमर्शियल सिलेंडर पे 115 रुपया बढ़ाने का काम कर दिया। लेकिन अभी मैं कहना चाहता हूं एक बात, यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि इन्होंने जो एक्साइज ड्यूटी हटा दी है वो 13 रुपए से घटा के 3 रुपए का, और इसको लेकर ये सुबह से जो बड़ा यहाँ पे ये जश्न मनाने का काम कर रहे हैं, ऐसे दिखा रहे हैं कि भैया जैसे इन्होंने भैया मोदी जी ने अपने खुद के मामा के घर से जेब में से पैसा लाके जो है करने का काम कर रहे हैं। इसका फायदा तो जो आम नागरिक उसको मिलने तो वाला है नहीं। अगर आप आज भी पेट्रोल डीजल की जो लेने जाओगे तो वहां पे आपको अभी भी उतने दाम पे पेट्रोल मिलेगा जितने पहले पे था। तो ये फायदा क्या इस देश के आम नागरिक को हो रहा है या ओएमसी को हो रहा है, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी उनको हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे ये जश्न मनाने की बात कर ही रहे हैं तो एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, 2014 में जब हम क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते थे उस समय पे $120 प्रति बैरल पे हम लोग करते थे, और पेट्रोल के डीजल के जो दाम थे वो 50 रुपए पे हम लोगों को बेचने का काम करते थे। मोदी सरकार ने जब 2014 में इसको इंपोर्ट किया था उस टाइम पे ये होता था। लेकिन आज के समय पे 2024 में हम कितने पे कर रहे थे? हम कर रहे थे $70 प्रति बैरल पे, और लोगों का पेट्रोल डीजल का दाम कितना बढ़ा दिया आपने? 90 रुपए पे बढ़ा दिया आपने। 92 कई जगह पे हो गया है आपने। यानी क्या है कि आपने लोगों से पैसे लूटने का काम किया। जब इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल डीजल के काम कम थे तो आपको लोगों को राहत मिलनी चाहिए थी, लेकिन आपने जो है लोगों को राहत ना देके अपने खुद के खजाने भरने का काम किया। और मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं, 2014 से लेकर 2024 के बीच में इसी एक्साइज ड्यूटी और तमाम उनको लेके जो है सरकार ने 40 लाख करोड़ रुपए का जो है अपना मुनाफा करने का काम किया है, इसी लोगों को पैसा लूट लूट के। और वही पैसा अगर आप जो है लोगों से राजस्व लेते हैं, और वो जो आज आप लोगों को कह रहे कि हमने एक्साइज ड्यूटी हटा दिया, मोदी जी ने अपने मामा के घर से पैसा नहीं लाया, यही 40 लाख करोड़ रुपया जो था वो आप कर रहे हो। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, इसलिए जनता ने आपको चुन के भेजा यहाँ पे अपने छाती ठोकने की, ढोल ताशे बजाने की। चलिए ठीक है अंश जी, ठीक है अंश जी, हमारे साथ बाकी के मेहमान भी जुड़े हुए हैं, बाकी की तरफ हम रुक कर लेंगे। हमारे साथ अश्विनी राणा जी भी जुड़े हुए हैं। अश्विनी जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, ठीक है हम लौटेंगे आपके पास, बिल्कुल हम आपकी बात को आगे भी रखेंगे। मोदी जी के मामा बोलने का शब्द है क्या ये कोई?
आप शब्दों को तो नहीं सही तो आप करिए। लोग यहाँ पे जिस हिसाब से करें नहीं, शब्दों की आप क्या बात, बदतमीजी आप नहीं लोग कर ऐसे सकते। कर रहे हैं कि आप लोग अपने घर से पैसा लाए हैं। देश के ये क्या बात प्रधानमंत्री के होती है? सामने बदतमीजी नहीं कर सकते। अंश, ये कौन सी बदतमीजी तमीज है? में आप रहिए लोग आप देश लोग। के साथ बेईमानी करने का काम कर रहे हैं, मामा, बदतमीजी मामा आप क्या लोग कर रहे हैं। अंश, आप इस तरह से, अंश जी आप इस तरह से नहीं बात कर सकते। चलिए ठीक है, आपने जनता के साथ ठगी ठीक करने है का अंश काम जी, किया ठीक है। बाकी के तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। और हम जानते हैं, आप मुझे एक चीज बताइए, आप अभी रशिया से ये लोग बड़ा पीआर करके जो बता रहे थे, पीआर करके उन्होंने किया था कि रशिया में भारी भरकम डिस्काउंट पे दे रहा है। मोदी जी की जो सफल विदेश नीति उसकी वजह से $50 पे हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे, उसका फायदा आज तक इस देश की जनता को नहीं मिला। इसका 50 जवाब यानी दूंगा ना मैं अभी। 2024 में हम लोग करते थे, ऑयल बॉन्ड की जो 70 रुपए में सुनो करते थे, भैया, $70 में, आपने उसको $50 में दिया, लेकिन आपको ऑयल फायदा जो दिखा आप किस देश कर्जा को पेट्रोल छोड़ डीजल देते। में? क्या आपको ऑयल- पीछे सिलेंडर में फायदा दिखा? नहीं दिखा। बॉन्ड का जो पैसा कर्जा आपने छोड़ लूटा, ठीक है। आपके मित्र अंबानी ने पैसा लूटने का काम भैया, किया। अंश जी ठीक है, अंश जी ठीक है, हम लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ तमाम मेहमान और भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी उनकी प्रतिक्रिया करने का काम करें। ठीक है, उनसे भी उनकी प्रतिक्रिया लेनी है। अब जरा आप शांत हो जी, हम आगे बढ़ते हैं। अश्विनी जी आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपसे ही जान लेते हैं कि जिस तरह से पेट्रोल डीजल को लेकर हाहाकार मचा हुआ है देश भर में, आने वाले समय में आप इसे कैसे देखते हैं कि क्या कमी हो सकती है, या फिर इसको लेकर एक अलग से परसेप्शन सेट किया जा रहा है, इसे एक मुद्दा बनाया जा रहा है? देखिए क्या है कि जब युद्ध शुरू हुआ था तो किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि युद्ध इतना लंबा चलेगा। और जब ये लंबा चला तो शुरू में निश्चित रूप से वहां से जिस रूट से तेल और गैस आ रही थी वो बाधित हुआ, लेकिन उसके बाद से भारत की कूटनीति के कारण मुझे लगता है कि वहां से तेल और गैस आनी शुरू हो गई। सिर्फ भारत और चीन के लिए ईरान ने जो है वो खोला था। आज भारत में तेल की, मुझे लगता है पेट्रोल की या डीजल की कोई कमी नहीं है। गैस भी, सिलेंडर भी आप देखें तो लगभग 50 लाख सिलेंडर रोज कंपनियां डिलीवर कर रही है। अब जहां तक परसेप्शन की बात है कि जब शुरू में ये एक शॉर्ट संकट दिख रहा था, उस समय जब सरकार ने प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए तो उस समय कुछ लोगों ने उसको जो है दूसरे तरीके से प्रोजेक्ट किया कि भाई शॉर्ट हो गया। अब आप देखें कल से एक सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा लॉकडाउन होने वाला। हाँ। अब जो आम आदमी है बेचारा, उसको, जिसको पता नहीं, उसको तो वही फंसेगा। फिर सरकार को आकर जो है उसके ऊपर सफाई देनी पड़ेगी, कोई लॉकडाउन हम नहीं कर रहे हैं। लॉकडाउन क्यों? अभी शायद बीजेपी के प्रवक्ता भी बता रहे थे कि भाई बाकी देशों में क्या हाल है। यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका में पेट्रोल के कितने रेट बढ़ाए हैं उन्होंने, लेकिन यहां पर महंगा पेट्रोल आने के बाद भी कंज्यूमर के ऊपर उसको लोडिंग नहीं दी गई। हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि हम अपने समय में, भाई साहब आप अपने समय से सब्सिडी देते थे और उसके लिए आपने कंपनियों को ऑयल बॉन्ड दिए थे। उस ऑयल बॉन्ड को इस सरकार ने जो है पिछले साल तक रीपेमेंट की है, मतलब वो जो कर्जा था ऑयल कंपनियों का उन्होंने चुकाया है। और मान लो किसी कंपनी सरकारी ने या सरकार ने कुछ पैसा कमा भी लिया तो कोई घर तो नहीं ले गया, वो देश के उसके ऊपर ही लगता है। तो इसलिए इस प्रकार की बातें फैलाकर जनता में हम ऐसा प्रचार नहीं करना चाहिए। अब जहां तक बात रही कि ये जो अगर युद्ध लंबा चलता है तो मुश्किल की घड़ी आ सकती है, लेकिन मुश्किल की घड़ी में हम क्या करेंगे कि हम लोगों को भड़काएंगे या लोगों को समझाने की बात करेंगे। बिल्कुल। इसमें बीजेपी या कांग्रेस की बात नहीं, सभी को मिलकर कोई भी दुष्प्रचार एक तो नहीं होना चाहिए। सरकार ठीक है, आएंगे हम आपके पास भी आएंगे। और ठीक है सर, हमारे साथ राजलक्ष्मी जी भी जुड़ी हुई हैं, उनसे भी उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अंश जी आएंगे आपके पास, पहले हमारे साथ तमाम प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, तमाम लोग जुड़े हुए हैं मेहमान, हम इनसे इनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, फिर हम आपके पास आएंगे। हमारे पास भरपूर टाइम है। राजलक्ष्मी जी, हम आपकी भी प्रतिक्रिया लेना चाहते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नैना जी, सबसे पहले आपको और आपके सभी दर्शकों को, सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। और देखिए ऐसा है कि हमारे देश में आज की स्थिति ऐसी है कि हमारे पास 60 दिनों के लिए जो है ऑयल का रिजर्व है और एक कम से कम 1 महीने के लिए एलपीजी का रिजर्व है। तो ये जो स्थिति है हमारी, ये इसमें कोई पैनिक की स्थिति है नहीं। तो देखिए और लेकिन आप एक एग्जांपल समझिए कि आपके स्टूडियो में समझे कि कोई आकर अचानक से आपको कहे कि यहाँ कहीं पे आग लग गई है, तो क्या हो जाएगा? तो भगदड़ मच जाएगी।
भगदड़ मच जाएगी तो पैनिक होगा, तो उसमें कोई ना कोई किसी ना किसी को वहां पर चोट लगने की आशंका होती है। तो ये जो परिस्थिति है ये न हो, इसी कारण जो है सरकार बार बार कहती है कि पैनिक की सिचुएशन आप मत करिए, हमारे पास रिजर्व्स है, हमारे पास स्टॉक है। और ये जो है रिजर्व्स, इसके अलावा प्रतिदिन हॉर्मुज स्ट्रेट में से ये बड़ी कष्ट से जो है सरकार ये इतने सारे जो है एग्रीमेंट्स वगैरह करके इतने सारे जहाजों को ले आ रही है। वो अलग अलग देशों से भी आज आने वाला है। जो हमारी जो डिप्लोमेसी है, आज हमारी परिस्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन इसके बावजूद जो है कुछ जो तत्व है, जो वेस्टेड इंटरेस्ट जो आप कह सकते हैं, वो देखिए अभी ऐसे ही समय में, कोविड के समय में हो या आज के समय में हो, कोविड में जो है ऑक्सीजन के सिलेंडर्स बहुत लोगों ने जो है स्टॉकिंग करके होल्डिंग करके रखा हुआ था। आज सिलेंडर्स के साथ वही हो रहा है। और आज जो है सरकार बहुत ऐसे अच्छे अच्छे स्टेप्स ले रही है कि देख रही है कि जो है पाइप गैस हो, जहां पर भी हो सके पाइप गैस हो, जिससे ये जो है और भी सुविधा हो सकती है। और देखिए ये जो ऑयल ओएमसीज की जो बात हो रही है, वो भी तो कोई अपने मामा के घर से तो लेकर नहीं आते अपने पैसे, उनको भी तो खर्चा ज्यादा उठाना पड़ रहा है। तो वो जो है वो खर्चा हमारे कंज्यूमर्स पे ना आए, इसी कारण जो है सरकार ने उनको थोड़ी सी छूट 1 महीने बाद दी है। तो इसमें जो है सहूलत कंज्यूमर्स को ही तो हो रही है, क्योंकि आज हमको ये कितनी भी परिस्थिति हो, पूरी देश विदेश भर में जो जग भर में जो परिस्थिति आई हुई है, हर एक देश में आप देखेंगे या तो वर्क फ्रॉम होम एनफोर्स किया जा रहा है, या तो पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, या तो पेट्रोल पंप बंद हो गए। वहां पर आज हमें कोई भी वैसे फर्क नहीं मालूम पड़ा, लेकिन फिर भी जो है ये ओएमसीज को जो आज जो थोड़ी सी छूट दी जा रही है, उस पर भी सवाल उठा रही है विपक्ष। और जो है बार बार ये कहे जा रही है कि हमारे पास स्टॉक्स नहीं है। तो इसीलिए जो है अगर 50 लाख की जो हमेशा बुकिंग होती थी, उसके जगह पर अगर 90 लाख की अगर बुकिंग होती है, तो आप सोचिए क्या होना है। और उसके अलावा जो लोग होल्डिंग करके रखते हैं, और जो कमर्शियल वाले जो रेजिडेंशियल एलपीजी अगर यूज करने लगते हैं, तो फिर क्या होना है। तो इसका जो है परिणाम वो जो है गरीब जनता तो को ही होगा। तो ये इसीलिए बार बार सरकार कहती है ये जो है युद्ध का समय है अन्य देशों के लिए, लेकिन हमारे लिए भी ये युद्ध जैसा ही सिचुएशन है, इमरजेंसी सिचुएशन है। तो इसमें आपने जो है गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेशन करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, सबने एकजुट होकर काम करना चाहिए, इसमें पॉलिटिक्स ना देखें। देखिए ये जो है पेट्रोल के जो दाम पहले जो सरकार ने जो बढ़ाए नहीं थे, उसमें कुछ राज्य सरकार भी तो थे जिन्होंने वही दाम पर जिन्होंने देखिए पूरे देश भर में आप अगर देखें तो ऐसा तो नहीं है कि पहले राजस्थान में बहुत कम में मिलता था, आज बहुत ज्यादा हो गया है, हिमाचल प्रदेश में आज बहुत कम में मिल रहा है। उल्टा ऐसा है कि हिमाचल प्रदेश में भी तो दाम बढ़ा दिए हैं वहां की सरकार ने। तो कांग्रेस जो है अगर वो चाहती है कि लोगों को कम दाम में मिले, तो वो अपने तरफ से भी तो कम कर सकती है, उन्होंने ऐसा किया नहीं। तो देखिए ये जो है ये इसमें राजनीति न करते हुए पूरे देश ने एकजुट होकर इसको युद्ध स्थिति ही समझकर इसको एक अच्छे तरीके से पॉजिटिवली इसको लेना चाहिए, न कि इस पर राजनीति करके पूरी देश में एक पैनिक या फिर एक एनआरकी जैसा सिचुएशन क्रिएट करें। राजलक्ष्मी जी लौटेंगे आपके पास, और हम जल्दी से एक और बात जान लेते हैं। आज ये खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम राज्यों के सीएम के साथ आज बैठक करने वाले हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे अश्विनी जी कि आज ये बैठक होनी है, इस मीटिंग का एजेंडा क्या रहेगा, और क्या सिर्फ सुरक्षा या फिर आर्थिक पहलुओं पर भी इस मीटिंग में चर्चा होगी, और क्या इसका रुख होगा, प्रधानमंत्री का क्या रणनीति बनाई जाएगी, इस पर हम आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। प्रधानमंत्री ने पहले जो है संसद में मुझे लगता है कि वक्तव्य दिया, उसके बाद ऑल पार्टी मीटिंग की गई, उनके साथ वो बातचीत हुई, और आज सभी स्टेट के सीएम के साथ वो बात करने वाले हैं। तो उसमें सप्लाई चेन जो है, चाहे एनर्जी की बात हो या बाकी जो यूरिया हो, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि यूरिया भी हमारा उसी रूट से आता है, उसकी भी कमी ना हो, ताकि जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन है वो भी ना रुके, और भी बाकी जो चीजें हैं वो उसकी कमी ना हो। तो ये सारा जो बातचीत सभी प्रदेशों से करके, और जिस प्रदेश में मान लो कमी आ रही है या कहीं कुछ इस प्रकार की दिक्कत आ रही है, तो उसको सेंटर कैसे कर सकता है,
इस तरीके से मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री शायद बात करने वाले हैं, और निश्चित रूप से जब बात होगी तो जो सुझाव आएंगे उन सुझाव को भी सरकार को जो है संज्ञान लेकर, क्योंकि ये इस पर्टिकुलर ये समय है, जैसे कि राजलक्ष्मी जी भी कह रही थी कि युद्ध में भारत नहीं है, लेकिन क्योंकि वो पूरा विश्व जो है उस युद्ध के कारण से प्रभावित है, तो भारत भी प्रभावित है। तो ऐसे में जो भी समस्याएं या जो भी आपके पास, हाँ जो बताई जाएंगी, और उसको केंद्र सरकार को उसको एक भारत की तरह ही लेकर, ये ना सोचकर कि वहां पर किसकी सरकार है, एक जो केंद्र की भूमिका होती है उसको वो कोशिश देखिए अश्विनी जी, अगर युद्ध लंबा चला तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए अभी तक भारत ने उसके लिए पहले से ही जो है बी प्लान तैयार कर लिया है। पहले जहां 20-21 कंट्रीज से इंपोर्ट करते थे, अब 40 से ज्यादा से कर रहे हैं। ये रूट जो था ईरान वाला जो है, वहां से आने में कम समय लगता था और सस्ता होता था, लेकिन अब वो रूट जो है बाधित है, आ तो रहा है लेकिन वहां पर भी कॉस्टली हो गया है, क्योंकि जो वेसल्स आते हैं उनकी जो इंश्योरेंस है वो 3 गुना इंश्योरेंस कंपनी ने कर दी है। अब बाकी लंबे रूट से आएगा, रशिया से ज्यादा आएगा, कनाडा से आएगा, ऑस्ट्रेलिया से गैस आएगी, तो वो लंबे रूट है, वहां से समय भी लगेगा, कॉस्ट भी ज्यादा आएगी। तो एनर्जी की कोई समस्या आएगी नहीं, प्रोवाइडेड कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार का षड्यंत्र ना हो। देखिए भारत इस समय दो चीजों से जो है वो लड़ाई लड़ रहा है। एक है एक्सटर्नल कि वहां से सप्लाई चेन बाधित हो, और दूसरा है इंटरनल। यहाँ कुछ फोर्सेस जो है वो ये चाहती हैं कि इस समय इस आपदा को जो है अपने अवसर में बदल दिया जाए और देश में अस्थिरता फैल जाए। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, जनता को भी समझिए और सरकार को भी उसके ऊपर, जो लोग अगर ऐसा करते हैं तो उनको सख्ती से लागू उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। और सरकार ने भी तो साफ ये अपना रुख कर ही दिया है अब तक कि अब जो भी भ्रम फैलाएगा, अफवाहें फैलाने की कोशिश करेगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी, डंडे भी चलेंगे। ठीक है सर, और हमारे साथ अंश जी काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, कुछ कहना चाहते हैं, सुन लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं अंश जी। देखिए नैना जी, ये बहुत अच्छी तरीके के एक होता है कि आप लोग कह दीजिए कि भाई इतने दूर से आ रहा है इसलिए कॉस्ट बढ़ जाती है, वो सब चीज हम मोदी सरकार बहुत कर रही है। डोमेस्टिक तौर पे भी उसको लड़ना पड़ रहा है, बाहर अफवाह फैला रहे हैं, आपदा में अवसर, बहुत अच्छी तरीके सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन प्रैक्टिकलिटी अब बात करते हैं। स्मृति ईरानी जी जब 2014 से पहले सिलेंडर लेके इंडिया गेट पे बैठती थी, वो भी आपदा में अवसर ढूंढने का शायद काम कर रही थी। मोदी जी जब कहते थे 50 रुपया बढ़ा दिया है सिलेंडर पे दाम, आम आदमी पार्टी, आम आदमी की सरकार है, वो भी शायद आपदा में अवसर ढूंढने का ही काम कर रहे थे। तो इनकी बात को अब मैं ज्यादा ध्यान देता नहीं, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, कुछ यहाँ पे बातें कही जा रही थी और जिनका तथ्यवार तरीके से जवाब देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे कहा था कि ओएमसी के भी क्या अपने मामा के घर से पैसा लाते, ये आई थिंक सो राजलक्ष्मी जी ने ही कहा था कि वो भी अपना कहां से पैसा भरेंगे। लेकिन क्या सरकार ने ये नीति बनाई? जब हमने रशिया से तेल लिया था, मैं अब आपको बता दूं, ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है और ये तमाम उस पर भी आई थी, तमाम उसमें मीडिया उन्होंने भी डाला था कि रिलायंस ने नायरा ने अभी आपने देखा होगा, कल आपके चैनल ने शो भी किया था कि नायरा ने कैसे अपने पेट्रोल के जो पेट्रोल पंप से वहां पे पैसे दाम बढ़ाने का काम किया है, पेट्रोल पे डीजल पे आपने शो भी किया था इस पे आपके चैनल ने। तो रिलायंस और नायरा ने कितने 16 बिलियन यूएस डॉलर का जो है उन्होंने मुनाफा कमाने का काम किया। जो डिस्काउंटेड तेल हम लोग रशिया से लेते थे, लेकिन उसका आज तक फर्क इस देश की जनता को दिखा नहीं, सरकार ने उस पर कोई नीति नहीं बनाई। 16 बिलियन ये कहां से, इस देश की जनता का पैसा ही तो लूटा था उन्होंने कि आप कम दाम पे तो वहां से तेल ले रहे, लेकिन जनता को उसी दाम पे, महंगे दाम पे जब आप तेल देने का काम कर रहे हो, तो ये इस देश की जनता ने कहां से पैसा दिया? अपनी गाड़ी कमाई करके इस देश की गरीब जनता ने पैसा देने का काम किया था। दूसरी बात, यहाँ पे जो ऑयल बॉन्ड्स को लेकर एक बात हो रही थी कि ऑयल बॉन्ड्स हमारे सरकार के समय पे होता था, सरकार ने अभी पिछली बार ही चुकाने का काम किया, बहुत सुनने में अच्छा लगता है। आपको पता है ऑयल बॉन्ड्स कितना था? 3.31 लाख करोड़, 3.31 लाख करोड़ ऑयल बॉन्ड्स था जो सरकार ने चुकाया है। और सरकार ने पिछले 12 साल में कितना कमाया? 40 लाख करोड़। यानी उसका वो इतना थोड़ा सा भी आपका परसेंट नहीं, आपका 50% भी पैसा नहीं था वो। आपको यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से सुनने में लगता है कि सरकार ने देखो पिछले साल तक चुकाया। तो आप जो ये इतने 12 साल से जो आप लूटने का काम कर रहे थे, उसका भी आप कुछ बात कर लीजिए। लेकिन अभी यहाँ पे बात हो रही थी कि हमारे पास बहुत अच्छा खासा स्टॉक है,
मैं किसी की बात पे विश्वास नहीं करता, मैं इतनी प्रधानमंत्री मोदी जी की बात पे विश्वास करता हूं। और मोदी जी ने सदन में कहा था कि इस देश में जो हमारा रिजर्व है वो 53 लाख मैट्रिक टन का हमारे पास रिजर्व है, ये मोदी जी ने सदन में कहा था। 53 लाख मैट्रिक टन कितना होता है? 38 to 39 मिलियन बैरल के करीब होता है। इस देश की जो है औसतन खपत, जो पर डे की हमारी खपत है तेल की, कितनी है? 5 मिलियन बैरल की हमारी खपत है। 38 to 39 मिलियन बैरल हमारे पास अभी स्टॉक है, 5 मिलियन की हमारी खपत है, यानी कितने दिन चल सकता है? 8 से 9 दिन चल सकता है। अभी एक बहुत बड़े न्यूज एजेंसी ने आरटीआई डाली पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में, और ये आपको दिख भी जाएगा, आप कहो तो मैं उसका नाम भी ले लेता हूं। तो उन्होंने डाली आरटीआई में जाके बताया पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में हमारे पास कितना दिन का रिजर्व है? 9.5 डेज का रिजर्व है। तो यानी जो मोदी जी ने सदन में कहा, जो आरटीआई में आए, दोनों ने मेल खाई बात, दोनों ने सच हुआ। और यहाँ पे आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग अफवाह फैलाने का काम करें। अब मैं आपको कुछ बताता हूं कटनी करनी में, इसके बाद आपके दर्शक खुद ही अंदाजा लगा लें। कोल्हापुर में प्रशासन ने क्या गाइडलाइंस बनाई? कोल्हापुर में प्रशासन ने गाइडलाइंस बनाई कि पेट्रोल पंप पे जो 2 व्हीलर्स है, चाहे वो बाइक हो, स्कूटर हो, वो सिर्फ 200 रुपए का जो है इनकी लिमिट तय कर दी है कि वो पेट्रोल भरवा सकते हैं। और जो 4 व्हीलर्स है वो 2000 रुपए तक के इनकी लिमिट तय कर दी है। आप चाहे बेशक तो खुद सर्च कर सकते हैं। ये जालना में भी यही सेम नियम है। तो अगर आपकी खुद की कटनी और करनी में अंतर है, तो आप लोग हम पे काहे जो है दोष मंडे का काम कर रहे हैं? और यहाँ पे जो पैनिक क्रिएट करने का काम था वो आपके खुद के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था सदन में। जब उन्होंने कोविड का हवाला दिया, लोग बागों ने इससे यह अंदाजा लगाया कि कितनी भयावह त्रासदी हो सकती है। और उसके बाद खुद बाग लोगों की, जैसी मोदी जी ने सदन में बोला कि कोविड जैसे हालात हो सकते हैं, लोग बागों की लंबी लंबी कतारें लगी, चाहे वो बात लखनऊ की तस्वीर उसके बाद आई, चाहे उसके बाद सूरत की तस्वीरें आई, उसके बाद अहमदाबाद की तस्वीर आई, मध्य प्रदेश की तस्वीरें आई। आप लोग हमें काहे दोष मढ़ने का काम करो? मोदी जी सदन में बयान देते हैं, उसके बाद लोगों के अंदर पैनिक क्रिएट होता है, हमें दोष मढ़ने का काम कर रहे हो। तो यहाँ पे आपकी कटनी करनी में अंतर है, आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ना कि हमारे ऊपर जो है दोष मढ़ना चाहिए। चलिए ठीक है, शुभेंदु जी कुछ कहना चाहते हैं, आप क्या कहेंगे? जिस तरह से ये लगातार कह रहे हैं कि इनकी कथनी और करनी में खुद ही अंतर है, और खुद ये कह रहे हैं और फिर हम पर आरोप लगा रहे हैं, जिस तरह से विपक्ष का ये कहना है। क्योंकि देखिए लगातार एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि सरकार लोगों से लगातार अपील कर रही है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, भ्रम ना फैलाएं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाई जा रही है और लोगों में पैनिक क्रिएट करने का काम किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से अभी अंश जी ने भी साफ किया है अपना रुख, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नैना जी, दर्शक बड़ा समझदार है हंस, आपके इस बहकावे पे नहीं आएंगे। मोदी जी का कब भाषण हुआ और राहुल गांधी जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस कब हुआ, दोनों के बीच में लगभग 20 दिन का गैप है। आपने सबसे पहले अफवाह फैला दी कि तेल की कमी होने वाली है। मोदी जी ने तो अपने भाषण में कहा कि स्थितियां अच्छी नहीं है, फिर भी देश में कोई भी कमी नहीं है। ये बात सुनी नहीं होगी आपने, आज फिर चैनल पे आप अफवाह फैला रहे। मोदी जी के भाषण से 20 दिन पहले राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा देश में एलपीजी की किल्लत आ रही है। राहुल गांधी जी ने अफवाह फैलाने बोलने के लिए अंश जी बोलने दीजिए। वो आगाह कर रहे थे, वो अफवाह नहीं फैला रहे थे, बस इतना बोलना चाहूंगा। आगाह, अभी आग लगने वाली है आपके घर में, ये आपको आगाह कर रहा हूँ। ये क्या सरकार को जैसे उन्होंने कोविड के समय पे बताया कि मैसेज सुनामी आने वाली है, हमने देखा कि जब मोदी जी ने राहुल गांधी जी के पास क्या सोच अगर आपको देशभक्ति का प्रमाण देना है तो थाली थाली बजवाइए, लोग ताली थाली बजाते रहे। और आज के मोदी जी जो है वो बंगाल में जाके दीदी दीदी करने में व्यस्त थे। सुनो तो पहले, अब सुनो, अब आप बीच में मत बोलना। अफवाह फैलाना और आगाह करना ऑलमोस्ट आपदा में एक ही बात होती है, इसलिए आप बच के नहीं निकल सकते। पहली बात सरकार की प्राथमिकता जो है चुनावी राज्यों में जाकर प्रचार करना है, तो हम लोग क्या कहेंगे? आप मुझे चीज बताइए, बजाय सदन को पहले दिन आके बताने की क्या स्थिति है। मोदी जी जाते हैं, पहले केरल में जाकर प्रचार करते हैं, तमिलनाडु में जाकर प्रचार करते हैं, बंगाल में करते हैं, केरल में जाके कहते हैं मैंने केरल का नाम बदल के केरल में कर दिया, मुझे वोट दे दो। आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि आप सदन को पहले बताएं पूरी बात क्या हमारी स्थिति है। आप सदन को पहले ये बताएं कि हमारी क्या तैयारी होने वाली है। लेकिन आप तो केरल में जाके लोगों को चुनाव मानने में व्यस्त थे, वोट मांगने में व्यस्त थे, बंगाल में जाके हिंदू मुसलमान करने में व्यस्त थे। आज इस पूरे देश को एक साथ होकर इस चुनौती का सामना करना चाहिए। बंगाल में जाके वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, असम में जाके हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। मैं तो एक ही चीज खोलूंगा, सुन लो चाचा। आपने कहा मोदी जी के मामा, जो भी पैसा एडिशनल इकट्ठा होता है
वो भारत के राजस्व में जाता है। जहां आप 3 किलोमीटर रोड पर डे बना रहे थे, हम 90 किलोमीटर तक पर डे बना रहे हैं। हमारा खर्चा ज्यादा है, आपकी तरह देश को नहीं चला रहे थे। बीच में मत बोलिएगा, बीच में मत बोलिएगा, बीच में मत बोलिएगा। नैना जी, बिहार में जो है 12 से ज्यादा जो है पिछले 20 में अंश जी बोलने दीजिए। अंश जी, हमने आपकी बात रखी, आपकी बात सुनी, आप बोलने दीजिए शुभेंदु जी को। जी, इसके बाद मोदी जी के मामा ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। आप क्या मैं कहूं आपको कि आप लोगों के मामा जॉर्ज सोरोस है क्या? तब आपको खराब लगेगा। मैं फिर भी नहीं कह रहा, जहां अंतरराष्ट्रीय मार्केट में और एप्स्टीन किसके है? जेफरी एप्स्टीन किसके मामा है? फिर बोल रहे हैं आप, फिर बोल रहे हैं एप्स्टीन किसके मामा है? फिर आप देखिए, जेफरी एप्स्टीन किसके मामा है? किसका संबंध जेफरी एप्स्टीन के साथ है? लगातार किसके मंत्री जेफरी एप्स्टीन के उसमें रिलेशन में पाए जा रहे हैं? किसका जेफरी एप्स्टीन के साथ नाम जुड़ने का दबाव भारत अंश जी बोलने दीजिए, अंश जी बोलने दीजिए आप। जी बोलिए। फिर मैं दूसरा चीज कह रहा हूं, 2005 से 2010 के बीच में कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा घोटाला किया, और वो घोटाला ये था 1.5 लाख करोड़ के ऑयल बॉन्ड, जिसका पेमेंट देना था 20 से लेके 25-26 तक। अभी भी पीछे लास्ट हमने पैसा दिया है। और उन्होंने क्या किया, उस पैसे को लेके कितना था 1.5 लाख करोड़, और 1.5 लाख करोड़ के ऊपर इंटरेस्ट कितना था 1.5 लाख, सब मिला के 3.14 करोड़ हमने दिया है। भैया अंश बाबू, ये पैसा आप लोग छोड़ के गए थे, और केवल किसके ऊपर? इसी पे तेल के ऊपर। समय पे कितना ऑयल बॉन्ड्स का पैसा था बताइए? कोई भी पैसा, यदि सरकारें सरकारें यदि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इतना पैसा खर्च कर रही हैं, बजट बहुत बड़ा लेके जा रही हैं, तो आप समझ लीजिए अटल जी के समय पे कितना था बताइए ना। सुन तो लीजिए, मैं बीच में आपके नहीं बोला था ना। मैं फिर अनुरोध करता हूं इस चैनल के माध्यम से कि कांग्रेस और विपक्ष, वैचारिकता में हो सकता है हमारे से मतभेद हो, पर आप मोदी जी का विचार करते करते, मोदी जी का विरोध करते करते इस देश का विरोध करते हो, और इस देश के अंदर अफरा तफरी मचाने का काम और अफवाह फैलाने का काम जो कांग्रेस और विपक्ष कर रही है, मेरे को लगता है कांग्रेस की और जो विपक्ष की जो ऐसी स्थिति है जनता ने समझ ली है। और उनको लगता है ऐसे तो हम जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि जब मोदी जी राज्यसभा में और लोकसभा में भाषण दे रहे थे तो राहुल गांधी कहां थे? हक्का नूडल खा रहे थे कहीं पे, नहीं पहुंचे वो। उसके बाद जब उनको बोला गया चलो अच्छा आप इसमें आओ मीटिंग में, सर्वदलीय मीटिंग में, तब भी नहीं पहुंचे। तो जब जब ऐसा विषय आता है वो हक्का नूडल खाने चले जाते हैं, और हक्का नूडल खाते खाते कब उनके दिमाग में कौन सी बात आ जाए और देश को अस्थिर किया जाए, इस विचारधारा से आप कम से कम कितना प्रयास करोगे कर लीजिए, पर आप अपनी उसमें सफल नहीं होगे। नैना जी, मैं जवाब देना चाहूंगा उनकी बात का, प्लीज 10 सेकंड का दीजिए। हक्का नूडल पे दे देना। हाँ, हक्का नूडल पे दे रहा हूं। हमने देखा इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को ऑपरेशन सिंदूर पे सदन में चर्चा चल रही थी, पूरा मंत्रिमंडल सदन में मौजूद था, ना ही कोई समय पे मीटिंग हो रही थी, कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी इतनी महत्वपूर्ण चर्चा से गायब काहे रहे सदन में? मुझे बताइए। सर्वदलीय बैठक ऑपरेशन सिंदूर के समय पर बुलाई जाती है, प्रधानमंत्री मोदी जी गायब रहते हैं। पूरा मंत्रिमंडल ऑपरेशन सिंदूर के लिए सर्वदलीय बैठक में मौजूद था, कहां गायब थे? अभी बताइए, अभी इसी समय पे जो आप ये बात कर रहे हो, ये वेस्ट एशिया के कॉन्फ्रेंस का जब सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, प्रधानमंत्री मोदी जी कहां गए थे? वो मुख्यमंत्रियों से मिलने में थे जी, उन सब में अपने वैसे उसमें कर रहे थे प्रोग्राम्स में, कभी किसी वो उसमें प्रोग्राम्स में वो सब चीज, ना ही कोई मीटिंग चल रही थी, ना ही कुछ था। कौन सा प्रधान वो मिल रहे थे बता देते, कौन सी मीटिंग चल रही थी बता दे। सर्वदलीय बैठक में क्यों नहीं आए मुझे बताइए। जब पंजाब में, हिमाचल में बाढ़ आती है, प्रधानमंत्री मोदी जी विदेश चले जाते हैं। मणिपुर प्रदेश इतने टाइम से चल रहा होता है, प्रधानमंत्री मोदी जी विदेश चले जाते हैं। राहुल गांधी जी कहाँ जाते हैं? विदेश चले जाते हैं, देश के लिए जा रहे हैं, वो तो देश के लिए जा रहे हैं, वो तो देश के लिए जा रहे हैं। राहुल गांधी विदेश में आने का बताने का काम होना चाहिए। राहुल गांधी विदेश में क्या करने जाते हैं? में जाके कौन वोट मांग रहा है? राहुल गांधी विदेश में क्या करने जाते हैं? राहुल गांधी विदेश में, मोदी जी तो विदेशी, मोदी जी विदेश में जाके भारत का अपमान करने जाते हैं। मैं बता रहा हूं, मोदी जी भारत का अपमान करने जाते हैं। सही कहा आपने। मैंने कहा मोदी जी विदेश में जाते हैं तो भारत का अपमान करते हैं। मोदी जी विदेश में जाके भारत का अपमान करते हैं। नहीं करते भैया, अपमान कितना होता था बताइए। तो मोदी जी ने कहा था कि क्या पाप करे थे जो भारत में पैदा होते थे, किसका बयान था? अपमान सोनिया गांधी ने कितना किया है बताइए। क्या पाप करे थे कि भारत में पैदा हो गई, किसका बयान था?
बिल्कुल, मैं खाली ये कहता हूँ राहुल गांधी जी अरे आप इस बात से सहमति जता रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? इस बात से सहमति जता रहे हैं कि क्या पाप किए थे, भारत में पैदा हो गए, इस देश के प्रधानमंत्री ने विदेश की धरती पे कहा, और आप इसे सहमति जताने का काम कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए आपको। राहुल गांधी विदेश में अरे इस देश में जहाँ पे अपने देश को बचाने के लिए, इस देश की सीमा को बचाने के लिए इस देश के सैनिक अपनी जान न्यौछावर कर दिए, इस देश को स्वतंत्रता दिलवाने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान न्यौछावर कर दी, और आप इस बात को नेहरू जी जिंदा रहे, आपको शर्म आनी चाहिए। अरे आप नेहरू जी वहां पे सिगरेट पी रहे थे, किसके साथ पी रहे थे मालूम है? अरे आप व्हाट्सएप के पढ़े पढ़ने का काम मत करिए प्लीज, व्हाट्सएप को पढ़े पढ़ने का काम मत करिए। उस समय पे जब देश में लोग शहीद हो रहे थे, आपकी अरे क्या बात कर रहे हो, नेहरू जी की तो तुलना भी मत करिए। नेहरू जी ने जितना साल अपने जीवन के जेल में नहीं गुजारे आजादी के लिए, मोदी जी ने उतने साल में जो इस देश को पीछे लेके जाने का काम किया है। नेहरू जी के बराबर मोदी जी की तुलना भी मत करिए। नेहरू जी कभी डरे नहीं सदन में आने से, मोदी जी से डर के भाग जाते हैं। अरे वो तो महिला पाकिस्तान से लाशें आ रही थी और नेहरू जी सिगरेट पी रहे थे, रंग ले लिया। अरे पाकिस्तान के साथ किसका संबंध है? मेरा मुंह मत खुलवाइए। पाकिस्तान के साथ किसका संबंध है? मेरा मुंह मत खुलवाइए। आज आपके नेता कांग्रेस बंद होने वाली है, खत्म होने वाली है आपकी इस मानसिक विकलांगता के कारण। कांग्रेस से किसने चालू किया सबको मालूम है, खत्म कौन करेगा ये भी सबको मालूम है। मेरा मुंह मत खुलवाइए। आपके नेता अडवाणी जी, आपके नेता अडवाणी जी कैसे जो है जिन्ना की मजार पे जाके फूल चढ़ाते हैं, उनको कोई भी जाएगा, जिन्होंने कोई भी जा सकता है। बाबर की मजार में इंदिरा गांधी क्या करने गई थी? और यहाँ पे आप क्या बात कर रहे हैं? बाबर की मजार में क्या करने गई थी? आप बताइए, पाकिस्तान बिरयानी खाने कौन गया? पूजा करने गई थी बाबर के मजार पे इंदिरा गांधी? नहीं, जो है पाकिस्तान में जो है बिरयानी खाने कौन गया था? बिरयानी तो मोदी जी खाएंगे, बिरयानी हम खाएंगे क्योंकि आप बिना बुलाए पाकिस्तान बिरयानी खाने आपके नेता गए और खामियाजा देश की जनता ने कोई विषय नहीं है, अनुरोध है। आपने जो है आईएसआई को जो है भारत में रेड कार्पेट वेलकम आपकी सरकार ने देने का काम किया। पाकिस्तान के साथ आपके जो गलबैयां चल रही है, हमारा मुंह मत खुलवाइए। जरूरत थी मुंबई अटैक के समय पे, आपके उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात के, वो जाके इस देश को बांटने का काम कर रहे थे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। मैं तो इतना ही कहूंगा, फिर से कह रहा हूं, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, भारत की वो एक नागरिक के रूप से कह रहा हूं कि देश में एलपीजी को लेके, तेल को लेके आप जरूरत है तो आपको अपने खुद के नेता मोदी जी को बताना चाहिए, जिन्होंने मुंबई अटैक के समय पे भारत को बांटने का काम किया। जनता माफ नहीं करेगी, के साथ खड़ा होना चाहिए था, वो भारत को बांटने का काम कर रहे थे उस समय पे। आप बोलो, आप चिल्लाते रहो, कोई नहीं सुन। मैं कह रहा हूँ, हाँ मैं बोल रहा हूँ, सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं मोदी जी को समझाना चाहिए कि जब इस देश को 2008 में मुंबई अटैक के समय पर अपनी सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए था। अगले दिन जिस दिन अटैक होता उसके अगले दिन कौन चले गए थे मुंबई में? आएंगे राजलक्ष्मी जी आपके पास जी। तो यहाँ पे हमें मुंह मत खोलने का काम करिए। ठीक है जी, राजलक्ष्मी जी कुछ कहना चाहती हैं? नैना जी 2008 की ही बात करती हूँ मैं, क्योंकि ये देखिए ये फालतू के जो बात कर रहे हैं ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता, देखिए 2008 के बाद भारतीय सरकार ने, कांग्रेस ने क्या क्या एक्शन लिया, उसके बाद जो है उस पर प्रश्न उठाएंगे सब लोग। हम जैसे जो नागरिक हैं जो चाहते थे कि उसके ऊपर कुछ एक्शन हो, यहाँ पे अगर यहाँ पे बात करें कम से कम तर्क पे बात करिए। मैं चुपचाप सुन रही थी आपकी बकवास को, अगर आपने अभी बीच में कोई बात की तो अच्छा नहीं होगा। देखिए 2008 के बाद जो है हम मुंबई में रहते थे, हम आज भी मुंबई में रहते हैं, हम चाहते थे कि कुछ एक्शन हो, कुछ भी एक्शन नहीं हुआ। लेकिन उसके बावजूद जो है हमारे प्रधानमंत्री उस वक्त के जो मनमोहन सिंह है, वो उन्होंने उस वक्त जो है पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने बातचीत की, फ्रेंडली रिलेशंस रख रहे थे। आप क्या बात कर रहे हैं? आपने क्या एक्शन लिया था? चिदम्बरम पूछते थे कि हम क्या एक्शन लेना चाहते थे, आप बताइए। देखिए ये इसके बाद जो है ऑपरेशन सिंधु जो है इसमें टक्कर दिया है भारत की बकवास का जवाब देना चाहूंगा। देखिए आप किसी की बात बकवास ना करें, मैं इनकी बकवास का जवाब देना चाहूंगा प्लीज। बताऊंगी अंश जी, चुप बैठिए अभी। देखिए जब 2004 तमीज से बात करिए, तमीज से बात करिए। आप अपने यहाँ पे कहीं और जाकर झाड़िएगा, यहाँ पे अंश जी आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं। अंश जी आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं बीच में। आप बकवास बोलेंगे, आप किसी को बकवास बोल देंगे, देखिए मजाक बना रखा है। देखिए 2004 में जब कांग्रेस आई तब पेट्रोल के दाम क्या थे? 34 रुपया थे, 34 रुपीज। और 2014 में जब कांग्रेस चली गई तब कितने पे छोड़ के गई? 72 रुपीज पर लीटर। उसमें आपको फर्क नहीं नजर आ रहा?
नहीं नजर आ रहा कितना फर्क हुआ आज में और उस दिन में और आज में उतना ही फर्क आया है। देखिए आप जो है आप जो स्टेट जो एक्साइज ड्यूटी लगाती है, आप जो कांग्रेस जो कांग्रेस की जो राज्य है उसमें आप दे सकते थे, लोगों को कुछ ना कुछ सहूलत दे सकते थे। आज के दिन भी आपके हिमाचल प्रदेश में आपने 5 रुपया बढ़ाया है, कम नहीं किया है। देखिए आप जो है आपकी कथनी और करनी में फर्क है। आप कौन से मामा के घर से लेके आते हैं जब आप 5 गारंटी बताते हो तभी। देखिए आपकी भाषा पे आप थोड़ा सा जो है संयम रखिए। आप दूसरों को अगर पूछेंगे तो दूसरे भी आपको वही भाषा में आपको जवाब देंगे, आपको सुनना पड़ेगा। आप बार बार ऐसा हाईजैक नहीं कर सकते हर एक डिबेट को। देखिए आपको बात सुननी पड़ेगी, वरना फिर आपको जो है आप जो 44 से लेके 52 से लेके 99 इतना तक आप सीमित हो गए हैं। सोचिए क्या फर्क पड़ा है तब से और आज में। आप जब 2014 में छोड़ के गए थे और आज में इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना डेवलपमेंट हुआ है आप सोचिए। और जो आप बार बार कहते हैं कि जो ओएमसी को क्यों फायदा दिया गया, 1 महीने के युद्ध के बाद दिया गया है, जबकि इतना दाम बढ़ गया है उनको। और वो सरकार चाहती है कि वो जो फर्क है वो कंज्यूमर्स तक ना पहुंचे, इसलिए उनको सहूलत दिया जा रहा है, उनके जेबें भरने के लिए नहीं। और अगर उनको ये सहूलत 1 महीने बाद तक भी नहीं दिया जाए तो उनको वो जो नुकसान हो रहा है वो कंज्यूमर्स पर ही थोपेंगे। आप क्या सोचते हैं कौन से मामा के घर से लेके आएंगे? बार बार आपकी जो भाषा है आप उसको सुधारिए पहले, वरना आपको भी सुनना पड़ेगा। आप बार बार हर किसी के बात के बीच में टोकते रहते हैं। ये आपका है तरीका डिबेट का? ठीक से कोई पॉइंट लेकर आइए। और जो है आपको खुद सोचना पड़ेगा, आप तेलंगाना में क्या कर रहे हैं, कर्नाटक में क्या कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में क्या कर रहे हैं, राजस्थान में कितना फर्क पड़ा जब आपका शासन था और आज क्या है, कितना फर्क पड़ा। आप मुझे वो स्टैटिस्टिक्स बताइए, उसका तो जवाब आपने दिया नहीं। बार बार मामा का घर, ये क्या है? ये डिबेट का कोई स्तर है आपका? मैं ये भाषा नहीं इस्तेमाल करना चाहती थी, लेकिन आप मजबूर करते हैं लोगों को इस भाषा इस्तेमाल करने की। कम से कम एक मैंने जो कितने प्रश्न पूछे हैं इसका एक तो आपके पास जवाब होना चाहिए। ठीक है क्यों अंश जी, वो सहूलत क्यों नहीं आप पास करते आपके शासित राज्यों में? आपके समय में इतना क्यों बढ़ा? आप अपने राज्यों में ये फर्क क्यों ला रहे हैं? ठीक है राजलक्ष्मी जी, सुन लेते हैं क्या कहना चाहते हैं अंश जी। इसका आप जवाब दीजिए पहले। और 2008 का भी आप मुझे बताइए क्या एक्शन लिया था आपने? अंश जी जवाब दीजिए। बिल्कुल। पहली बात तो यहाँ पे जो ये बड़ा यहाँ पे मेरे से सवाल पूछ रहे हैं कि भैया आप उसका जवाब दीजिए। आज अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जो रिलायंस ने, नियारा ने 16 बिलियन $US जो अपना भरने का काम किया, सरकार ने कौन सा उस टाइम पे उस टाइम पे क्यों नहीं जनता को राहत देने की बात की? उस टाइम पे इस बात का जवाब नहीं दे पाए। और ये मैंने तमाम कोट करके भी बता दिया कहां पे कितना खुद का सरकार का वो है। बताइए आपके राज्यों में आपने क्या फायदा दिया? मैंने आपकी बात में नहीं बोला, मैंने आपकी बात को शांति से सुना, मैंने वेट किया। किसी के समय में आपने बात किया है, मैं आपसे पूछूंगी, आप पहले उसका जवाब दीजिए। अच्छा मुझे एक चीज बताइए नैना जी, जब चुनाव आता है उस समय पे डबल इंजन की सरकार बना के आपके राज्यों में आपने क्या किया? जवाब दीजिए अंश जी। या तो सुन लीजिए या बोल लीजिए। रिलायंस को आप या तो सुन लीजिए या बोल सरकार ने रिलायंस को ऑयल दिया किया कि सरकार ने रिलायंस को ऑयल का वो एजेंसी दी, बता दो। मैं बोल लूं? बिल्कुल ठीक है। तो देखिए जब तमाम चुनाव में होता है तो उस समय पे 20 हमारी राज्यों में सरकार चल रही है कि आपने क्या किया? ऐसा नहीं हो सकता डिबेट। आप ऐसा नहीं होता, लेकिन आप कर रहे हैं। राजलक्ष्मी जी बोल लेने दीजिए, राजलक्ष्मी जी बोल लेने दीजिए। अंश जी कहिए आप। हाँ, तो जब 20 राज्यों में हमारी सरकारें बन रही है, कांग्रेस खत्म होती दिख रही है, आज जब आप 20 राज्यों में लोगों को राहत देने की बात आती है तो तब कांग्रेस ने क्या कर दिया? अरे कांग्रेस ने हिमाचल में क्या कर दिया, तेलंगाना में क्या कर दिया? तब वहां पे 20 राज्य कहां चले जाते हैं? चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, फिलहाल चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आते हैं हम मेन मुद्दे की बात करते हैं। शुभेंद्र जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या देश में सचमुच यू हैव टू अलाउ मी, शी वाज इंटरप्टिंग मी। नो आप हर किसी को आप टॉपिक पे नहीं बोलोगे, सुन लीजिए, आपको अलाउ नहीं किया जाएगा किसी को बात करने से। Who are you to allow me? Who are you to allow me? Who are you to allow me? यहाँ पे नैना जी
लक्ष्मी जी, चर्चा को आगे बढ़ाने दीजिए, अब हमारे पास वक्त नहीं है। मेरे से पूछने वाले कौन बोलने वाले? आज जी आप शांत हो जाएं, आज जी आप शांत हो जाएं, राजलक्ष्मी जी आप भी शांत हो जाएं, क्योंकि हमारे पास अब वक्त की बहुत कमी है। और मैं एक सीधा सवाल शुभेंदु जी से पूछना चाहती हूं कि क्या सच में लॉकडाउन लगने वाला है? क्योंकि देखिए लोगों के बीच बहुत पैनिक क्रिएट हो रहा है, लोग परेशान हैं और ये अफवाह है, भ्रम है, क्या है इसको एक बार नैना क्लियर कर जी दीजिए। बिल्कुल भ्रम है, बिल्कुल कोई लॉकडाउन नहीं लगने वाला है, कोई कमी नहीं है। खाली अंत बस की जो सरकार, जो उनकी पार्टी है और विपक्ष के लोग हैं, ये अफवाह फैला रहे हैं। और ये मैं आपके चैनल पे चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि इन विपक्षियों की बात मत सुनो। ये देश के दुश्मन है। इस समय आपदा पे अवसर ढूंढ रहे हैं। वो चाहते हैं कि देश के अंदर एक अफरा तफरी की एक स्थिति बन जाए, और इसलिए कोई कमी नहीं है, कोई लॉकडाउन नहीं हो रहा है, सबको समय पर हर चीज मिलेगी, बस शांति बना के रखें। देखिए आप कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, सप्लाई चेन भी ठीक है, इसके बावजूद भी पेट्रोल पंप या फिर एलपीजी की अगर हम बात करें तो वहां से जो तस्वीर आ रही है एजेंसियों के बाहर से, वो बेहद हैरान करने वाली तस्वीर है। बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है, लोग परेशान हैं, त्राहिमाम मचा हुआ है। आखिर क्यों शुभेंदु जी, आखिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? और क्यों नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो जमीनी हकीकत पर क्यों नहीं इसको लेकर कोई रणनीति तैयार की जा रही है? क्यों नहीं इसको समेटने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि इसमें आम लोग परेशान हैं, आम जनता परेशान है। नहीं ना, आप कहाँ रहते हो? मैं दिल्ली एनसीआर। जी बिल्कुल। दिल्ली एनसीआर पे आपने किसी पेट्रोल पंप पे कोई लंबी कतार देखी? लंबी कतार बिल्कुल। देखिए मैं तथ्यों के आधार पर बात करती हूँ शुभेंदु जी, देखिए मैं तथ्यों के आधार पर बात करती हूँ। मैं सुन तो लीजिए, आपके पास भारत के 8-9 लोकेशन से कहीं ना कहीं कोई फोटो आई है कि यहाँ पे तेल की कमी है, कोल्हापुर में तेल की कमी हो गई है, या उसमें कमी हो गई है। इस तरीके के खाली कुछ 8-9 नाम आए होंगे, जगह का नाम आया होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ देखिए मैं ये प्रश्न इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि गैस की किल्लत के लिए, एलपीजी सिलेंडर के लिए मैं अपने लोगों को, आसपास पड़ोसियों को, आसपास के लोगों को देख रही हूँ परेशान, और उन्हें गैस नहीं मिल रहा है, बाहर पेट्रोल पंप के लिए लोग। सुन तो लीजिए नैना जी, पहली बात ये है कि तेल की कमी नहीं है। पहली बात, सबको तेल बराबर मिल रहा है, कोई क्यों नहीं है। मैं रोज दिल्ली में लेता हूं, अंश भी लेते होंगे, अर्थशास्त्री जी भी ले रहे होंगे, और बॉम्बे में मैडम भी ले रही होंगी। दूसरी चीज, एलपीजी का जहां पे 50 लाख सिलेंडर का पर डे का खपत था, वहां पर राहुल गांधी और केजरीवाल जी ऐसे लोगों के अफवाह फैलाने से अचानक जो 50 लाख की रिक्वायरमेंट होती थी वो बढ़ के 70 लाख हो गई। कैसे हो गई? क्या गैस हम लोग पी रहे हैं? नहीं। पर जब उन्होंने ये अफवाह फैलाई, जो ये कह रहे थे हम आगाह करना चाहते थे, लोगों ने पैनिक बाइंग चालू करी, और उसके कारण लाइन लगी है। मैं आपको कहता हूं अगले 48 घंटे के अंदर कच्चे तेल की, सॉरी ये गैस की, एलपीजी की, और जहां पे लाइन है वो खत्म कर दी जाएगी। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही हो, और जो आम लोग परेशान हो रहे हैं, आम जनता परेशान हो रही है, गैस को लेकर, पेट्रोल डीजल को लेकर त्राहिमाम मचा हुआ है, लोग परेशान हैं, और एक तरफ दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि सब कुछ ठीक है, हमारे पास भरपूर सप्लाई है, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आम लोग परेशान है, और ये भी कहा जा रहा है कि विपक्ष की तरफ से लगातार अफवाहें फैलाई जा रही है। तो इन सभी अटकलों पर विराम लगना जरूरी है, क्योंकि इन सब के बीच जो है वो आम जनता पिस रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। तो जल्दी से इस पे स्पष्टीकरण बहुत जरूरी है। हालांकि हमारे पास वक्त की कमी है, वरना चर्चा को हम आगे भी बढ़ाते हैं। हमारे साथ तमाम हमारे मेहमान जुड़े, अंश जी आप भी, अश्विनी जी आप, और शुभेंदु जी आप भी, और लक्ष्मी जी आप भी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ आपने साझा किया। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।